वेल, चलिए, जब फायर इंश्योरेंस की बात होती है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि फायर इंश्योरेंस में जनरल इंश्योरेंस के सारे प्रिंसिपल एप्लीकेबल होते हैं। सारे प्रिंसिपल एप्लीकेबल होने के मायने ये हैं कि जो भी जनरल इंश्योरेंस के प्रिंसिपल है, फॉर एग्जांपल इंश्योरेबल इंटरेस्ट, utmost good faith, proximate cause, principle of indemnity, they are all applicable to fire insurance. Rather, indemnity की दोनों कॉरोलरी जो कि प्रिंसिपल ऑफ सब्लिगेशन और प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन के नाम से जानी जाती हैं, वो भी एप्लीकेबल होती है। अब ये जो फायर इंश्योरेंस का सब्जेक्ट मैटर है, इसमें किसी भी बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिक्चर, गुड्स इन स्टॉक, मे बी सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड और रॉ मटेरियल, इन सब का कवरेज होता है। यहाँ तक कि यूटिलिटीज एंड पाइपलाइंस वगैरह का भी कवरेज इसी में होता है। तो दिस इज सच ए वाइड सब्जेक्ट कि किसी भी तरीके की कोई भी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी या मशीनरी हो, इन सब की इंश्योरेंस फायर इंश्योरेंस में हो जाती है। अगर आप देखें तो IRDA ने 1 अप्रैल 2021 से 2 नई कॉमर्शियल पॉलिसीज आई फायर इंश्योरेंस की इंट्रोड्यूस की थी। उनमें काफ़ी कुछ चेंजेस किए थे और ये पॉलिसी दोनों पूरी इंडस्ट्री में, इंश्योरेंस इंडस्ट्री ऑफ इंडिया में आज की डेट में सेल हो रही है, क्योंकि दे आर यूनिफॉर्म टू ऑल द जनरल इंश्योरेंस। अब फायर शब्द की बात करें, जो कि फायर इंश्योरेंस का मेन कवरेज है। हालांकि ये एक मिसकंसेप्शन है, लोग ये समझते हैं कि फायर पॉलिसी में सिर्फ फायर इंश्योरेंस ही कवर होता है, जबकि फायर सिर्फ एक पेरिल है। जैसे 14 रिस्क हैं, उनमें से 1 फायर है, लेकिन इसका स्कोप इसलिए ज़्यादा है कि मैक्सिमम इंसिडेंट्स फायर के ही होते हैं। इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से फायर क्या है, इसमें 3 चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। पहली चीज़ एक्चुअल इग्निशन होना चाहिए। दूसरे, फायर प्योरली एक्सीडेंटल होना चाहिए, कोई डेलिब्रेट या इंटेंशनल एफर्ट्स ना हो। और तीसरी, उस चीज़ में फायर हो जहाँ पर कि आज की डेट में नहीं है, या जो कि आज की डेट में फायर से अफेक्टेड नहीं है, तो ये फायर रिस्क के कवरेज में आ जाती है। ये जो फायर हैजार्ड है, इसको साइंस की लैंग्वेज में ये कहा जाता है कि एक सेल्फ सस्टेनिंग प्रोसेस ऑफ रैपिड ऑक्सीडाइजेशन है, जिसमें कि कोई ना कोई फ्यूल कंज्यूम होता है। अब ये फ्यूल और ऑक्सीजन और टेम्परेचर, ये तीनों चीज़ें हैं, जब तक नहीं होंगी तब तक फायर नहीं होगी। तो ये फायर के बेसिक कंपोनेंट्स हैं। अब अगर ये कहा जाए कि फ्यूल क्या हो सकता है, तो फ्यूल की फायर के लिए हर चीज़ फ्यूल है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई वुड सॉलिड है, जैसे सॉलिड आइटम है, जैसे वुड, फैब्रिक, सिंथेटिक्स मटेरियल, या कोई लिक्विड आइटम है, जैसे फ्लेमेबल लिक्विड्स हैं, गैस है इवन, और पेट्रोल, डीजल्स, अमोनियम नाइट्रेट वगैरह, ये सब ये दे आर ऑल सब्जेक्ट मैटर ऑफ फायर। क्योंकि फायर किसी भी चीज़ को हो सकती है, कभी भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। फिर पॉइंट आता है कि कुछ फायर में एडिशनल डैमेजेस हो जाते हैं, कहीं भी कोई फायर की इंसिडेंट होती है, तो क्या वो एडिशनल डैमेजेस भी फायर की डेफिनेशन में कवर किए जाते हैं? जैसे स्मोक से डैमेज हो गया, या फायर को बुझाने में बहुत पानी यूज़ किया जा रहा था, उस पानी से डैमेज हो गया है, या फायरमैन उन चीज़ों को हटा के साइड में और आगे फायर को आग बुझाने का काम कर रहा था, तो उससे डैमेज हो गया, या फायर जब इंसिडेंट हो रहा था तो उसमें से कुछ प्रॉपर्टीज को रिमूव करना पड़ा, उससे डैमेज हो गया। तो ये सारी डैमेजेस एक प्रोसेस के तहत हुई हैं, जो कि फायर डैमेजेस को कम करने के लिए स्टेप्स लिए गए हैं। इसलिए ये सारे लॉसेस भी फायर लॉसेस के साथ पेबल हो जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि फायर की पॉलिसी ले कौन सकता है? नॉर्मली कोई भी एंटरप्रेन्योर लेगा, या ओनर लेगा, या कोई भी पर्सन जो कि फायर के रिस्क से इफेक्टेड हो सकता है, वो लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल गोडाउन कीपर है, या शॉपकीपर है, या ओनर है फैक्ट्री का, या इंडस्ट्रियलिस्ट है, या बेली है, या ट्रेडर है, या ट्रांसपोर्टर है, तो ये सब लोग फायर की पॉलिसी ले सकते हैं, बिकॉज दे हैव गॉट देयर इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टीज।
जहाँ भी किसी भी पर्सन का इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो उसकी सेफ्टी के लिए, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए फायर इंश्योरेंस ले सकते हैं। अब जब फायर इंश्योरेंस की पॉलिसी दी जाती है तो उसमें कुछ रिस्क क्लासिफिकेशन किया जाता है। ये रिस्क क्लासिफिकेशन बहुत सारी कैटेगरी में होता है। जैसे फायर की पॉलिसी देने से पहले किसी भी प्रॉपर्टी का ये देखा जाएगा कि उसका कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, उसकी ऑक्यूपेंसी क्या है, नेचर ऑफ फ्लोरिंग क्या है, हाइट क्या है, फ्लोर एंड वॉल ओपनिंग्स कैसी हैं, एक्सपोजर क्या है फायर के लिए, लाइटिंग, हीटिंग एंड पावर के कनेक्शंस या अरेंजमेंट्स कैसे हैं, उसकी प्लेस और सिचुएशन कैसी है, क्या प्रोटेक्शंस ऑलरेडी इंस्टॉल किए गए हैं, टाइम ऑफ लॉस की पॉसिबिलिटीज़ किस टाइम रहती हैं। अब ये सब चीज़ें इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं कि जैसे अगर हम बात करें कि ऑक्यूपेंसी क्या है, तो ऑक्यूपेंसी के मायने किस नेचर का बिजनेस है। कहीं पेपर का हो सकता है, कहीं फायरवर्क्स का हो सकता है, कहीं मेटल का हो सकता है, तो उससे कैटेगरी ऑफ हैजार्ड आइडेंटिफाई हो जाती है। ऐसे प्लेस और सिचुएशन को अगर देखें तो प्लेस और सिचुएशन के मायने हैं कि क्या आपकी कमर्शियल यूनिट ऐसे प्लेस पर है जहाँ पर कि अगर फायर के इंसिडेंट्स हो तो फायर ब्रिगेड एंटर भी हो सकती है या नहीं, या उसके सराउंडिंग में और कोई ऐसे पॉसिबल डैमेजेस हैं जो कि ऐसे पेरिल्स हो सकती हैं जो कि फायर पॉलिसी में कवर्ड है। तो इन पैरामीटर्स पर रिस्क को क्लासीफाई किया जाता है, फिर उसकी रेटिंग की जाती है, और दे आर ऑल इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द अंडरराइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब क्योंकि अंडर IRDNAS पॉलिसी में लैंग्वेज को काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया, कंप्लीट कवरेज प्रोवाइड कर दिया, क्योंकि जो एड ऑन कवर्स स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी में थे उनमें से काफ़ी को इसमें मर्ज कर दिया गया। मिस सेलिंग को कंट्रोल करने के लिए भी कुछ स्टेप उठाए गए, जैसे फॉर एग्जांपल पेरिल्स को एक्सक्लूड करना बैन कर दिया, यानी कि जो भी पेरिल्स पॉलिसी में कवर्ड हैं उनमें से किसी को भी एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। क्लैरिटी ऑफ कवरेज और ज़्यादा हो गई, और दूसरे सबसे बड़ा स्टेप ये लिया गया कि सम इंश्योर्ड निकालने का एक स्टैंडर्ड पैटर्न बना दिया गया, यानी कि फायर पॉलिसी जिसको भी आप दे रहे हैं उसका सम इंश्योर्ड आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका एक स्टैंडर्ड सम पैटर्न बना दिया गया। उसी बेसिस पर सम इंश्योर्ड कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये जो दो पॉलिसियाँ ये 50 करोड़ तक के सम इंश्योर्ड के लिए दी जा सकती हैं, लेकिन इसके मायने ये बिल्कुल नहीं है कि स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी को बंद कर दिया गया है। ओवर एंड अबव द सम इंश्योर्ड ऑफ 50 करोड़ आज भी वही स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी दी जाती है, या फिर इंडस्ट्रियल ऑर्डर्स पॉलिसी दी जा सकती है, जो कि एक कॉम्पैक्ट पॉलिसी है जिसमें कि फायर के अलावा बर्गलरी, मशीनरी ब्रेकडाउन, MLOP, FLOP वगैरह भी होते हैं। तो ये पॉलिसी 1 अप्रैल 2021 से ऑलरेडी फोर्स में है। सारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियां इनको सेल कर रही हैं। अब तो 4 साल से भी ज़्यादा हो चुका है। तो किसी भी न्यू प्रपोजल के लिए या किसी भी रिन्यूअल के लिए आजकल 50 करोड़ तक के सम इंश्योर्ड के लिए यही पॉलिसियाँ यूज हो रही हैं। अब इनमें देखना ये होता है कि नॉर्मली आज की डेट में कोई भी एंटरप्रीनर या रिस्क ओनर ये पसंद करता है कि उसको उसकी सारी रिस्क एक ही पॉलिसी में कवर हो जाए। तो इस तरीके की अम्ब्रेला पॉलिसी हो या पैकेज पॉलिसी हो जिसमें कि उसको ये फ्लेक्सिबिलिटी हो कि वो क्या क्या रिस्क कवरेज लेना चाहता है, ये उसमें उसको सिलेक्शन का राइट मिले, और जो उससे रिलेटेड रिस्क है सिर्फ उन्हीं का कवरेज ले, बाकी वो छोड़ दे। तो इस चीज़ को कंसिडर करते हुए सभी जनरल इंश्योरेंस कंपनियां पैकेज पॉलिसी डिज़ाइन करती है। ये पैकेज पॉलिसीज कस्टमर्स की नीड्स को ध्यान में रख करके डिज़ाइन की जाती हैं। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि कस्टमर ये प्रेफर करता है कि पैकेज पॉलिसी उसको मिल जाए और उसमें से वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से सेक्शन चुन ले। लेकिन उसमें भी कॉमर्शियल यूनिट्स में भी वैरायटी ऑफ रिस्क होते हैं। जैसे एक होटल एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री अलग है, एजुकेशन इंडस्ट्री अलग है, ऑफिसेज अलग होते हैं, शॉप्स अलग तरीके की रिस्क है। तो इंश्योरेंस ये ध्यान में रखते हैं कि अलग अलग वर्टिकल के लिए अलग अलग पॉलिसी डिज़ाइन की जाए, क्योंकि कई सेक्शंस स्पेसिफिक होते हैं।
वो दूसरी क्लास या दूसरे वर्टिकल के यूज के लिए नहीं होते, तो इसलिए उनको अलग अलग वर्टिकल के लिए पॉलिसी डिज़ाइन करनी होती है। अब जैसे आपके यहाँ भी यही सिस्टम है कि अलग अलग वर्टिकल के लिए पैकेज पॉलिसी डिज़ाइन की हुई है। फॉर एग्जांपल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स के लिए बिजनेस प्रोटेक्शन, दुकानदारों के लिए शॉपकीपर, ऑफिस के लिए ऑफिस केयर, होटल एंड रेस्टोरेंट्स के लिए होटल एंड रेस्टोरेंट इंश्योरेंस, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी वगैरह के लिए एजुकेशनल शील्ड इंश्योरेंस। ये सारी पैकेज पॉलिसी आज की डेट में फोर्स में है। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी कस्टमर पैकेज पॉलिसी ले रहा है तो वहाँ दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहली तो ये कि फायर सेक्शन पहला मैंडेटरी होगा, यानी कि कस्टमर को वो लेना ही लेना है, और दूसरी है कि मिनिमम सेक्शन जो पॉलिसी में रिक्वायर्ड है उतने सेक्शन लेने ही लेने हैं। अब बाई चांस कस्टमर ने पहला सेक्शन क्योंकि मैंडेटरी इसलिए उसको ले लिया, क्वेश्चन ये आता है कि वो जो फायर सेक्शन सेलेक्ट किया है पैकेज पॉलिसी में, वहाँ कौन सी पॉलिसी लागू होगी, क्योंकि पॉलिसी कई हैं, सूक्ष्म उद्यम है, लघु उद्यम है, एक्सटर्नल फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी है, तो उनको लागू करने का क्राइटेरिया क्या होगा ये समझना इम्पोर्टेंट है। तो ये इसका पैटर्न डिसाइड किया गया है कि सबसे पहले पॉलिसी भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा। ये पॉलिसी 5 करोड़ तक के सब इंश्योर्ड के लिए अवेलेबल है, यानी अगर 1 लाख की पॉलिसी है या 5 करोड़ की पॉलिसी है तो भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा ही लगेगी। द मोमेंट सम इंश्योर्ड इज एक्सीडिंग 5 करोड़, चाहे वो 1 लाख से हो या 10 लाख से हो या 1 करोड़ से हो, तो वहाँ लघु उद्यम सुरक्षा पॉलिसी आ जाएगी। तो ये क्राइटेरिया 50 करोड़ तक के लिए लागू रहेगा, यानी 5 करोड़ तक लघु उद्यम, 50 करोड़ तक के लिए 5 करोड़ के लिए सूक्ष्म उद्यम, 50 करोड़ तक के लिए लघु उद्यम। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि सम इंश्योर इज बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ रिस्क एट वन लोकेशन। अगर मेरी 2 फैक्ट्रियाँ हैं या मेरी 2 शॉप हैं, दोनों का नेचर अलग अलग है, दोनों के लिए अलग अलग बैंक को पॉलिसी लेनी होगी। लोकेशन चाहे एक ही हो उसमें, लेकिन क्योंकि नेचर ऑफ बिजनेस अलग अलग हो गया तो दोनों की अलग अलग पॉलिसी होगी। लोकेशन अलग अलग हैं और नेचर ऑफ बिजनेस एक ही है तो भी अलग अलग होगा। हाँ, लेकिन बिजनेस एक है और गोडाउन अलग अलग लोकेशन पर है तो अलग अलग पॉलिसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ऐसे केस में जब आप फायर पॉलिसी देने जा रहे हैं तो रिस्क कैसी भी हो, यानी कि नॉन इंडस्ट्रियल रिस्क भी हो सकती है, इंडस्ट्रियल रिस्क भी हो सकती है, स्टोरेज रिस्क भी हो सकती है, यूटिलिटीज और टैंक से रिलेटेड रिस्क भी हो सकती है। तो ये जो इंडस्ट्रियल और नॉन इंडस्ट्रियल का बेसिक डिफरेंस है ये समझना यहाँ जरूरी हो जाता है, क्योंकि नॉन इंडस्ट्रियल में किसी भी तरीके का टर्नओवर, आउटपुट या मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, प्रोडक्शन नहीं होता है। बाकी आउटपुट उनका किस बेसिस पर होता है, आउटपुट के लिए उनका सर्विस जो रेंडर करते हैं उसका टोटल आउटपुट होता था। जैसे होटल है या कोई ऑफिस है या कोई शॉप है या कोई हॉस्पिटल है, तो उनका टोटल टर्नओवर हो गया, टोटल आउटपुट उनका निकलेगा, लेकिन वहाँ कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए वो नॉन इंडस्ट्रियल है। और अगर कोई प्रोडक्शन हो रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियलिस्ट कह सकते हो इसको आप। स्टोरेज में भी वैरायटी हो जाती है, ओपन में स्टोरेज हो सकता है, क्लोज में स्टोरेज हो सकता है, लेकिन वो दोनों केसेस में इंश्योरेबल है। यूटिलिटीज और टैंक्स वगैरह हैं वो भी इंश्योरेबल हैं, और इन सब के लिए फायर पॉलिसी दी जा सकती है। तो फायर पॉलिसी में जो बेसिक चेंजेस किए गए इन दोनों पॉलिसियों में वो सिर्फ यही हैं कि 12 से बढ़ाकर 14 पैरल कर दिए, किसी भी पैरल को अब डिलीट नहीं किया जाएगा। सम इंश्योर्ड के हिसाब से पैरामीटर बनाया गया कि पॉलिसी डिसाइड होगी, जैसे 5 करोड़ तक के लिए सूक्ष्म उद्यम, 5 से 50 करोड़ के लिए लघु उद्यम, और उससे ऊपर एक्सटर्नल फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी। जहाँ तक कंपलसरी एक्सेस है दोनों पॉलिसियों के लिए डिसाइड कर दिया गया 5,000 रुपये सूक्ष्म उद्यम के लिए और 5% या मिनिमम 10,000 रुपये लघु उद्यम के लिए। कंपलसरी एक्सेस टेररिज्म के केस में थोड़ा डिफर कर सकता है, क्योंकि ये टेररिज्म रिस्क टेररिज्म पूल डायरेक्टली डील करता है। मिनिमम प्रीमियम पॉलिसीज का 500 प्लस GST सूक्ष्म उद्यम के लिए और 1,000 रुपीज़ प्लस GST लघु उद्यम के लिए है।
अब इनमें कुछ डेफिनेशंस भी चेंज की गई हैं। जैसे फायर की डेफिनेशन को एक्सपेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। उसमें 3 नए फैक्टर्स भी डाल दिए गए जो कि स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी में एड ऑन कवर कहलाते हैं। लेकिन यहाँ उसको इन दोनों पॉलिसीज में इनबिल्ट कवरेज में डाल दिया गया विदाउट किसी एडिशनल पीएम की। यह है ऑन फर्मेंटेशन, नेचुरल हीटिंग और स्पॉन्टेनियस कंबशन। इसी तरीके से बुश फायर में थोड़ी डेफिनेशन चेंज कर दी गई। बुश फायर में भी जो फॉरेस्ट फायर और जंगल फायर के एड ऑन कवर हैं उनको बिना किसी एक्स्ट्रा प्रीमियम के मर्ज कर दिया गया। तो ये भी इनबिल्ट कवरेज में आ गया। इसके लिए भी कोई एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। इम्पैक्ट डैमेज की भी डेफिनेशन बढ़ा दी गई। इसमें एयरक्राफ्ट डैमेज भी मर्ज कर दिया गया, तो उसका स्कोप भी बड़ा हो गया। और 3 नए पेरिल्स जो जोड़े गए उनमें अर्थक्वेक, टेररिज्म और थेफ्ट को शामिल कर लिया गया। थेफ्ट का एप्लीकेशन लिमिटेड रहेगा क्योंकि थेफ्ट इंडिविजुअली या एक्सक्लूसिवली या आइसोलेशन में अगर कोई लॉस क्रिएट करती है तो वो कवर नहीं होगा। जैसे सिर्फ चोरी से नुकसान हुआ, थेफ्ट इन आइसोलेशन, दिस इज नॉट कवर्ड। लेकिन चोरी फॉलोड बाय एनी अदर पेरिल है तो कवर्ड है। जैसे दंगाइयों ने चोरी की, टेररिस्ट ने चोरी की, या बाढ़ में नुकसान हो गया उसके बाद चोरी हो गई, या साइक्लोन से प्रॉपर्टी डैमेज हो गई उसके बाद चोरी हो गई, तो कवर हो जाएगी। सो इट इज फॉलोड बाय एनी अदर पेरिल देन इट इज कवर्ड। अब पॉलिसी में ये कर दिया गया है कि डे 1 से जो भी 14 पेरिल कवर्ड हैं वो डेट ऑफ एक्सपायरी तक कवर्ड रहेंगे। उनमें से एक भी पेरिल डिलीट नहीं किया जाएगा। या यूं कहें कि इंश्योर की रिक्वेस्ट पर या इंश्योरर की रिक्वेस्ट पर, दोनों की रिक्वेस्ट पर एक भी पेरिल को पॉलिसी में से हटाया नहीं जाएगा। पूरे के पूरे 14 पेरिल्स फ्रॉम द डेट ऑफ commencement of the policy till the date of expiry of the policy, all 14 perils will continue. अब ये देखिए स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी में ये 15 एड ऑन कवर होते हैं, जबकि पेरिल कवर्ड जो होते हैं वो 12 ही होते हैं। अब इन 15 पेरिल्स में से एक भी अगर लेना हो स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी में, जो कि 50 करोड़ से ऊपर के लिए है, तो उसका एडिशनल पीएम देना पड़ता है। अब इनमें टेररिज्म है, अर्थक्वेक है, ये सारे पेरिल एक्स्ट्रा पीएम पे कवर होते हैं, जबकि अब ये सारे पेरिल मर्ज हो गए और उनके लिए कोई एक्स्ट्रा पीएम नहीं देना पड़ता। ये डिफरेंस है इन दोनों पॉलिसियों में और स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी में। उदाहरण इस तरीके से दे सकते हैं कि इनबिल्ट कवरेज में जो चेंजेस किए गए हैं उनमें पुराने जो पेरिल्स कवर थे वो शुरू से चले आ रहे थे, उनकी लिमिट बढ़ा दी गई सिर्फ। जैसे आर्किटेक्ट, सर्वेयर एंड कंसल्टिंग इंजीनियर फीस 3% कवर हुआ करती थी क्लेम अमाउंट की, उसको बढ़ा के 5% कर दिया गया। रिमूवल ऑफ डेब्रिस का क्लेम अमाउंट का 1% कवर होता था, उसको बढ़ा के 2% कर दिया गया। लेकिन जो एड ऑन मर्ज किए गए जैसे एडिशंस, अल्ट्रेशंस और एक्सटेंशंस, temporary removal of stock, cover for specific contents, start of expenses, cost compelled by municipal regulations, reloaded software, stock held in trust, stocks on floater basis, ये सारे एड ऑन कवर अब बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के फायर की पॉलिसी में कवर्ड हैं, सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशंस। लेकिन अब इनका कोई एडिशनल पीएम नहीं लिया जाता क्योंकि ये इनबिल्ट कवरेज का पार्ट हो गए। इसलिए कहा जाता है कि अब कंप्लीट कवरेज पॉलिसी में अवेलेबल है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा स्टॉक ऑन फ्लोटर बेसिस में। ये जो स्टॉक ऑन फ्लोटर बेसिस है ये सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा में तो विदाउट एनी कॉस्ट है, लेकिन लघु उद्यम सुरक्षा में 10% लोडिंग है। क्योंकि ये जो फ्लोटर बेसिस है, फ्लोटर का मतलब ये होता है कि आपका स्टॉक मल्टीपल लोकेशंस पर है, लेकिन आप उन सबको एक ही पॉलिसी में कवर कराना चाहते हैं। एक ही सम इंश्योर के तहत वो सब इंश्योर हो जाए।
तो ये पॉसिबल है। ये पॉसिबल इसलिए है कि और जगह पर जो गोडाउन है उनके लोकेशन और वैल्यू डिक्लेयर कर दी जाए प्रपोजल फॉर्म में, तो ये एक ही पॉलिसी में कवर हो जाएंगे। जैसे मान लिया मेरी कोई फुटवेयर की फैक्ट्री है और मैं ऑल इंडिया में अपना फुटवेयर सेल करता हूँ, अपना प्रोडक्ट, जबकि मैंने ऑल इंडिया में सेल करने के लिए 4 मेट्रोज में अपने गोडाउन ले रखे हैं, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, कलकत्ता और दिल्ली। तो वो 4 गोडाउन भी मैं अपनी पॉलिसी में कवर कराना चाहूँ एक ही सम इंश्योर्ड के तहत, तो वो हो जाएगा, बशर्ते कि मेरी टोटल सम इंश्योर्ड 5 करोड़ से ज़्यादा ना हो, मेरी फैक्ट्री की कॉस्ट भी और गोडाउन की कॉस्ट भी। तो अगर इनको मिलाकर के मेरा 5 करोड़ तक है तब तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, ज़्यादा है तो फिर 10% लोडिंग लग जाएगा। तो डिक्लेरेशन पॉलिसी फॉर स्टॉक भी तब इशू की जाती है जबकि फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशंस हो, अदरवाइज नहीं। अब इसमें यह देखिए कि सम इंश्योर्ड निकालने का एक स्टैंडर्ड पैटर्न IRDA ने बना दिया, और वो पैटर्न ये कहता है कि आपको बिल्डिंग का बीमा कराना है, प्लांट एंड मशीनरी का कराना है, फर्नीचर पिक्चर का कराना है, तो ये सब प्रॉपर्टी हैं, यानी कि इनको हम प्रॉपर्टीज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं प्रॉपर्टीज? क्योंकि ये फिक्स्ड है, अगर इनमें कोई मूवेबल भी है तो वो परमानेंट यूज के लिए है। तो इनका सम इंश्योर्ड अगर लेना है तो वो रीस्टेटमेंट वैल्यू पर ही लिया जाएगा। अगर स्टॉक का सम इंश्योर्ड लेना है तो उसके डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल, रॉ मटेरियल है, स्टॉक इन प्रोसेस है, फिनिश्ड गुड्स है, इनकी सिचुएशन भी अलग है, इनकी वैल्यू भी अलग हो जाएगी। तो जो इनकी एक्चुअल वैल्यू है उस पर इसका बीमा किया जा सकता है। अब एक्चुअल वैल्यू क्या होगी? मैंने अपनी प्रोडक्शन फैक्ट्री के लिए कोई रॉ मटेरियल खरीदा तो जितनी कॉस्ट में वो आके पड़ा हुआ वो लिए एक्चुअल वैल्यू है। अगर मैं उसको प्रोसेस में ले रहा हूँ, मैंने उसमें जितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा दी वो मेरी स्टॉक एंड प्रोसेस की कॉस्ट हो गई, इनपुट कॉस्ट हो गई। मेरे को जितने आइटम मेरा बन के तैयार हुआ वो मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गई, तो मैं फिनिश्ड स्टॉक को मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर इंश्योर करूँगा। लेकिन बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर फिक्चर्स, इनको मैं रीस्टेटमेंट वैल्यू पर इशू करूँगा। कुछ प्रीशियस चीज़ें भी हो सकती हैं, जैसे कि प्रीशियस स्टोन है या वर्क ऑफ आर्ट है, इनको एग्रीड वैल्यू पर बीमा कर लिया जाता है। एग्रीड वैल्यू के मायने हैं कि इंश्योर्ड और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में जो भी वैल्यू एग्री की गई है वो एग्रीड वैल्यू है। इस वैल्यू में कहीं कोई एस्केलेशन नहीं होता है। लेकिन जो बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी या फर्नीचर फिक्चर्स का इंश्योरेंस होगा वो रीस्टेटमेंट वैल्यू पर होगा। अब ये रीस्टेटमेंट वैल्यू क्या है इसको समझना जरूरी हो जाता है। रीस्टेटमेंट वैल्यू के मायने हैं रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ लॉस या रीस्टेटमेंट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ लॉस। अगर मेरी कोई फैक्ट्री है या ऑफिस है, कोई मशीनरी है, उसको लॉस हो गया है, तो उस डेट को, लॉस वाली डेट को अगर मैं उसको बदलना चाहूँ या रीस्टेट करना चाहूँ तो मेरी कितनी लागत लगेगी, मेरी कितनी कॉस्ट आएगी, वो कॉस्ट रीस्टेटमेंट वैल्यू कहलाती है। और क्रेडिट देता हूँ मैं आपको। मान लिया मैंने अपनी फुटवेयर फैक्ट्री बनाने के लिए एक मशीन लगा रखी है, उस मशीन की कॉस्ट 3 साल पहले 2 करोड़ थी, मैंने 2 करोड़ की खरीदी। अब मैं आज जब अपना रिन्यूअल करा रहा हूँ या बीमा करा रहा हूँ तो आज की डेट में उसी मशीन की, उसी मेक, मॉडल, मैन्युफैक्चरर की वो मशीन जो है उसकी कॉस्ट आज के डेट में 3 करोड़ 20 लाख है। तो मुझे उसका बीमा 3 करोड़ 20 लाख का लेना चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ये कहती है कि वी आर रेडी टू रिप्लेस योर मशीनरी इन केस ऑफ टोटल लॉस। अगर कोई जल जाती है, फूक जाती है या टोटल लॉस हो जाता है या उसको फ्लड में डैमेज हो जाती है पूरी तरीके से, तो हम उसको बदलने को तैयार हैं, हम उसको रीस्टेटमेंट वैल्यू देने को तैयार हैं, बशर्ते कि आपने उसका उतनी वैल्यू का बीमा कराया हो। अब मैंने अगर बीमा ही 2 करोड़ का कराया है
तो इंश्योरेंस कंपनी मेरे को 3 करोड़ 20 लाख तो देगी नहीं, हालांकि उसकी आज की डेट में रीस्टेटमेंट वैल्यू 3 करोड़ 20 लाख है। इसको रीस्टेटमेंट वैल्यू कहा जाता है क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन का यूज नहीं होती। वो इसलिए कि करंट वैल्यू जो भी है वो हमेशा एस्केलेटेड मिलेगी, बढ़ी हुई वैल्यू मिलेगी, टाइम के हिसाब से वैल्यू बढ़ जाती है। तो हमें बढ़ी हुई बीमा कराना चाहिए जिससे कि हमारा लॉस ना हो, क्योंकि पॉलिसी सब्जेक्ट टू अंडर इंश्योरेंस है और जहाँ अंडर इंश्योरेंस होता है वहाँ एवरेज क्लॉज लग जाता है, जो कि एवरेज क्लॉज क्लेम अमाउंट को प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस कर देता है। तो इससे इंश्योर्ड का लॉस होता है और कोई भी कस्टमर ये नहीं चाहेगा कि उसका लॉस हो, कोई भी मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव भी ये नहीं चाहेगा कि उसके कस्टमर का लॉस हो, क्योंकि उसका रिन्यूअल चला जाएगा। तो कस्टमर का लॉस ना हो इसलिए उसको रीस्टेटमेंट वैल्यू पर ही बीमा करना चाहिए। और अब तो ये IRDAI ने मैंडेटरी कर लिया है कि बीमा प्रॉपर्टी का रीस्टेटमेंट वैल्यू पर ही होगा। लेकिन उस गुड्स के बारे में जो कि सेल किया जाता है लेकिन डिलीवर नहीं हुआ है और ओनर की कस्टडी में है, उसमें अगर कोई लॉस हो जाता है तो ओनर उसको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर क्लेम कर सकता है। इंश्योरेंस कंपनी उसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे करेगी। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का मतलब ये है कि जिस कॉस्ट पर माल बेचा गया, क्योंकि लॉस तो उतने का ही हो। मान लिया मैंने 100 रुपये किसी दुकानदार 3 लाख रुपए के बेच दिए। अब जैसे वो मेरा ट्रक जा रहा है रास्ते में से एक्सीडेंट हो गया, सारा माल रिवर में चला गया, तो माल डिलीवर ही नहीं हो पाया। तो अभी कस्टमर को तो पहुंचा नहीं, अभी तक तो ओनर उसका मैं जब अपनी पॉलिसी पे क्लेम करूंगा तो मैं 3 लाख रुपये क्लेम करूंगा, क्योंकि मैंने वो 3 लाख का बेचा है। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। और इस पॉलिसी में 4 इनोवेटिव कवर है और ये चारों बिना किसी एडिशनल प्रीमियम के ऑटोमेटिक कवर हो जाते हैं। मनी की रिस्क 50,000 रुपये तक की कवर है, डॉक्यूमेंट्स की रिस्क 50,000 रुपये तक की कवर है। इसमें डॉक्यूमेंट्स में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जैसे डीड, मैन्यूस्क्रिप्ट, ड्राइंग्स ये कवर हो सकते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम्स की या कंप्यूटर डेटा की रिस्क 5 लाख रुपये तक की कवर है। और पर्सनल इफेक्ट्स ऑफ विजिटर्स, एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स की रिस्क 15,000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से 20 आदमियों की रिस्क कवर करते हैं तो 3 लाख रुपये की कवर है। ये इन दोनों पॉलिसियों में सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम में इनोवेटिव कवरेज के नाम से डाले गए हैं। इनोवेटिव कवरेज इसलिए हैं कि ये फायर के नॉर्मल 14 पैरल से हट कर है और ये रिस्क नॉर्मली फायर की पॉलिसी में पहले कभी कवर नहीं होती थी। अब ये कवरेज इन दोनों पॉलिसी में प्रोवाइड किया जा रहा है, जबकि स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल फायर पॉलिसी में आज भी नहीं। तो ये इनोवेटिव कवरेज हैं जो कि पॉलिसी में अवेलेबल हैं और हर कंपनी की पॉलिसी में अवेलेबल है, क्योंकि यूनिफॉर्म है पॉलिसी। इंडिया की सारी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के लिए पॉलिसी बिल्कुल एक सी है, उसमें कोई चेंज नहीं। फिर आता है एक और अच्छा प्रोविजन जो कि IRDAI ने किया है कि अगर किसी कारणवश कोई भी इंश्योर्ड अपनी प्रॉपर्टी का या अपने ऑफिस का या अपनी फैक्ट्री का बीमा पूरी वैल्यू के लिए नहीं करा पाता है या उसकी वैल्यू बीच में बढ़ जाती है 5%, 10%, 15%, तो उसको क्लेम के टाइम पर लॉस नहीं होना चाहिए। इसलिए IRDAI कहता है कि 15% अगर अंडर इंश्योरेंस हो तो उसको वेव कर दें, उससे ज़्यादा है तो क्लेम को प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस कर दें। ये कहने में बड़ा सिंपल लगता है लेकिन ऐसा नॉर्मली हो जाता है, क्योंकि या तो कई बार उसको वैल्यू सजेस्ट ही नहीं की जाती कि आपको किस वैल्यू पे बीमा कराना है, या उसको ये नहीं बताया जाता कि अंडर इंश्योरेंस अगर हुआ तो क्या आपका लॉस हो सकता है, और उसको ये भी नहीं बताया जाता कि कितना अंडर इंश्योरेंस अगर होगा तो हम उसको कंसीडर कर लेंगे। तो ये कस्टमर को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि क्लेम के टाइम पर उसकी डायरेक्ट मीटिंग जब सर्वेयर से होती है तो सर्वेयर को असेसमेंट ऑफ लॉस के टाइम में ये समझाना पड़ता है कि भाई तुम्हारा बीमा कम है, तुम्हारा क्लेम पूरा नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने अमाउंट से तुम्हारा बीमा कम है उतने % तुम्हारा क्लेम कट जाएगा। जैसे अगर आपने 5 करोड़ की पॉलिसी ले रखी है जबकि आपकी वैल्यू की प्रॉपर्टी की वैल्यू 5.5 करोड़ है,
तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी 10% बीमा कम है। ये 10% के लिए इंश्योरेंस कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी, ये आपको भुगतना पड़ेगा। अगर ये आपने 50% कम होता तो 50% आपको भुगतना पड़ता, तो ये अमाउंट आपको क्लेम में से काटेगा। तो जब सर्वेयर ये बात करता है तो उसको समझ नहीं आती ना उसे ये पता है कि वेवर ऑफ अंडर इंश्योरेंस का भी कोई प्रोविजन है। तो ये 10% तक या 15% तक अंडर इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको वेव कर देगी। लेकिन अगर ये उससे ज़्यादा हो गया बाई चांस, और ज़्यादा भी 20% 25% हो गया, तो फिर क्लेम अमाउंट उतने परसेंट से कट जाएगा। उस केस में इंश्योर को ये लॉस भुगतना पड़ेगा, जो कि आप भी नहीं चाहेंगे, ना वो इंश्योर चाहेगा। इसलिए अंडर इंश्योरेंस अगर किसी भी स्टेज पर पता लग जाए कि अंडर इंश्योरेंस है, तो बीच में भी उसको बढ़वाया जा सकता है। अब स्टॉक हेल्ड ट्रस्ट एक ऐसी रिस्क है जिसको मैं आपको एक्सप्लेन समझना समझता हूँ, क्योंकि ये पहले पॉलिसी में कवर नहीं होती थी। स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरियड पॉलिसी में आज भी कवर नहीं है, वहाँ एड ऑन कवर एक्स्ट्रा प्रीमियम देके कवर होता है, लेकिन इन दोनों पॉलिसी में कवर कर दी। और ये तब कवर कर दी जबकि इंश्योर्ड का उस माल में कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होता। ये थोड़ा टिपिकल है, समझना पड़ेगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे एक ड्राई क्लीनर है, अब ड्राई क्लीनर की दुकान में जितना भी सामान आया ड्राई क्लीनिंग के लिए, उनमें से कुछ भी उसका नहीं, सब कस्टमर्स का है। उसकी तो दुकान है, उसकी तो मशीन है, उसका तो काउंटर है, उसका तो फर्नीचर है, उसके तो प्लांट एंड मशीनरी जो है, जो भी कूलर एसी लगे हैं वो हैं उसके। लेकिन वो जो सामान आया है ड्राई क्लीनिंग के लिए, चाहे वो वुलन क्लॉथ हो या कारपेट हो या मैट्रेसेस हो, जो भी हो, उसमें उसका कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं। वो उसका सिर्फ कस्टोडियन है, ड्राई क्लीनिंग करके उसको वापस दे देंगे, वो उनका ओनर तो है। लेकिन बाई चांस उसकी दुकान में अगर आग लग गई या कोई और कारण से डैमेज हो गया, तो जो माल के मालिक हैं वो तो सब ड्राई क्लीनर से पैसा वसूलेंगे, और ड्राई क्लीनर कहाँ से देगा ये सारा पैसा। तो अब फायर पॉलिसी में ये रिस्क भी कवर हो गई है, जिसको बोलते हैं स्टॉक एज इंटरेस्ट। उसके पास जो भी स्टॉक है इंटरेस्ट है वो, यानी कि उसका मालिक तो वो खुद नहीं है, लेकिन उसकी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है, इसलिए वो उसके विश्वास में उसको रखा हुआ है। अब ये कुछ भी हो सकता है, फिनिश्ड गुड्स है, अनफिनिश्ड गुड्स है, स्टॉक इन प्रोसेस है, स्टॉक इनवॉइस्ड है, रेडी फॉर डिस्पैच है, या रॉ मटेरियल है, पैकेजिंग मटेरियल है, कुछ भी हो सकता है, उसका नहीं है, लेकिन फिर भी अब इसकी रिस्क कवर है। और ऐसा ही एक और एग्जांपल मोटर व्हीकल गैरेज का है, क्योंकि मोटर व्हीकल गैरेज में भी जितनी भी गाड़ियाँ रिपेयर होने के लिए आती हैं वो उसकी तो होती नहीं, लेकिन अगर बिल्कुल लॉस हो गया तो उसकी जिम्मेदारी हो जाती है कि क्लेम पे करें। एडिशन, अल्ट्रेशन और एक्सटेंशन के केस में भी ऐसे होता है कि अगर पॉलिसी पीरियड में आपने कुछ भी एडिशन या अल्ट्रेशन कराया बिल्डिंग में या मशीनरी में, और इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट कर दिया, या कोई डिफरेंस अमाउंट ऑफ प्रीमियम बनता है सम इंश्योर्ड बढ़ने की वजह से वो पे कर दिया, तो रिस्क कवर हो जाएगी, अदरवाइज नहीं। अब ये दोनों पॉलिसी में थोड़ा सा डिफरेंस है। सम इंश्योर्ड सूक्ष्म उद्यम का 5 करोड़ मैक्सिमम, लघु उद्यम का 5 से 50 करोड़। कंपल्सरी एक्सेस सूक्ष्म उद्यम के 5,000 रुपये पर क्लेम, हर क्लेम पर 5,000 कटेगा। लघु उद्यम में यही 5% कटेगा, या मिनिमम 10,000। सूक्ष्म उद्यम में 1 लाख रुपये तक के स्टार्टअप एक्सपेंसेस कवर्ड हैं, जबकि लघु उद्यम में 5 लाख तक। फ्लोटर रिस्क यानी 5 करोड़ तक के सम इंश्योर्ड तक फ्लोटर रिस्क पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन सम इंश्योर्ड 5 करोड़ एक्सीड होते ही 10% टैक्स लग जाएगा। मिनिमम प्रीमियम दोनों पॉलिसीज का डिफरेंस है। अब इसमें यह प्रोविजन किया गया है कि पॉलिसी पीरियड में किसी भी स्टेज पर इंश्योर्ड को यह पता लग जाता है कि उसका सम इंश्योर्ड पूरा नहीं है, 20% 30% कम कभी मस्ट करा रखा है, तो वो डिफरेंस अमाउंट दे करके हम इंश्योर्ड को बढ़वा सकते हैं। लेकिन ऐसा तब तक ही होगा जब तक कि उसकी पॉलिसी पर कोई क्लेम नहीं आया है। क्लेम होने के बाद सम इंश्योर्ड नहीं बढ़ेगा, फिर तो रिन्यूअल पर ही बढ़वा सकते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी की मैक्सिमम लायबिलिटी जो होती है वो सम इंश्योर्ड तक होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। कंपल्सरी एक्सेस में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि वो फिक्स है। टैरिफ के थोड़े कंपल्सरी एक्सेस डिफरेंट होते हैं,
ये थोड़े से ज़्यादा भी होते हैं, क्योंकि ये टैलेंट पूल से डायरेक्ट डील होते हैं। और फायर पॉलिसी के साथ IRD ने प्रोविज़न किया था कि पुराने एड ऑन मत कर दिए गए इंश्योरेंस कंपनियां अपने नए एड ऑन फाइल करके अप्रूव करा सकती हैं। तो हमने फर्स्ट स्टेज पर 4 एड ऑन अप्रूव कराए, जिनमें इंस्टॉलमेंट प्रोटेक्शन अप टू 50,000, क्लेम प्रिपरेशन कॉस्ट, लॉस ऑफ रेंट, एडिशनल एक्सपेंसेस फॉर रेंट, ये चारों आज भी अवेलेबल हैं। लेकिन इनमें से चारों की सेपरेट कॉस्ट है, एक एड ऑन की अलग से कॉस्ट है। इसके अलावा हमने दूसरी स्टेज पर फिर 4 एड ऑन अप्रूव कराए, और यह है एक्सीडेंटल डैमेज कवर, इनवॉलंटरी बेटरमेंट, एक्सपेंसेस फॉर लॉस मिनिमाइजेशन एंड एस्केलेशन क्लॉज। तो हमारे पास फायर पॉलिसी में 8 एड ऑन कवर अवेलेबल हैं। आप फायर पॉलिसी के साथ ये भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है उसको दिया जा सकता है। सभी के लिए मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। इनमें से एक ही कस्टमर की रिक्वायरमेंट पर अगर वो चाहे तो ले, चाहे तो ना ले। अगर कोई फ्लोटर रिस्क है तो उसको प्रपोजल भरते समय उसकी गोडाउन की जो लोकेशन पर भी है, लोकेशन और वैल्यू देनी होगी, जो कि अगर 5 करोड़ से कम है टोटल मिला करके तो फ्री कवर हो जाएगी। अब क्वेश्चन है पॉलिसी ले कौन सकता है? नॉर्मल केसेस में ओनर ही लेगा, लेकिन टाइम टू टाइम इंश्योरेबल इंटरेस्ट चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल, ओनर ने प्रॉपर्टी को बेच दिया या शॉप को बेच दिया तो बायर खरीदेगा, लीज पे दे दिया तो लेसर खरीदेगा, किराए पे दे दिया तो टेनेंट खरीदेगा पॉलिसी। तो ये सिचुएशन चेंज हो जाती है। जिसका भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा वो पॉलिसी लेगा। हमारे यहाँ टेनेंट पॉलिसी लेता है तो वो बिल्डिंग को छोड़ करके सब चीज़ के लिए ले सकता है, क्योंकि माल उसका हो सकता है, मशीन भी उसकी हो सकती है, बिल्डिंग उसकी नहीं हो सकती। बस ये डिफरेंस रहेगा। फायर की पॉलिसी में एक और इम्पोर्टेंट क्लॉज है, रिस्टोरेशन ऑफ सम इंश्योर्ड। ये तब काम आता है जबकि फायर की पॉलिसी में किसी तरीके का कोई भी क्लेम सेटल किया गया हो, पे किया गया हो। सर फाइल करने से बात नहीं होती। अगर पे कर दिया है तो इसका मतलब ये है कि पॉलिसी का सम इंश्योर्ड उतने अमाउंट से कम हो गया। अब ये जरूरी नहीं कि पॉलिसी उसके साथ एक्सपायर हो जाएगी। टोटल लॉस हुआ तो उसी के साथ पॉलिसी एक्सपायर हो जाती है। पार्सल लॉस में है पॉलिसी, तो पॉलिसी की डेट को एक्सपायर हो। तो जो अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ इंश्योरेंस रह गया है उसकी कोई गारंटी नहीं है, उसमें भी और क्लेम आ सकता है। बाई चांस क्लेम आ गया तो सम इंश्योर्ड सफिशिएंट तो है नहीं, क्योंकि क्लेम अमाउंट से रिड्यूस हो गया। तो अंडर इंश्योरेंस भी लग सकता है। अंडर इंश्योरेंस लगेगा तो इंश्योर्ड का नुकसान हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में ये जरूरी हो जाता है कि पॉलिसी का सम इंश्योर्ड रिस्टोर करा लिया जाए और उसके लिए डिफरेंस अमाउंट ऑफ प्रीमियम पे करके उस वैल्यू तक ले आया जाए। अगर डिफरेंस अमाउंट ऑफ पे नहीं करना है तो ये भी किया जा सकता है कि जो क्लेम अमाउंट सेटल किया गया उसमें से अमाउंट कटवा दिया जाए और उसी में से पे हो जाए। तो ये प्रोविजन सारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में एक साथ लागू होता है, क्योंकि सम इंश्योर्ड को रिस्टोर कराना इंश्योर्ड के फेवर में है। अब ये पॉलिसी के लिए अगर आपको ये पॉलिसी किसी भी ब्रोकर को देनी है, किसी भी कस्टमर को देनी है, किसी कॉर्पोरेट क्लाइंट को देनी है, तो आपको बेसिक बेयर मिनिमम डिटेल अपने अप्रूवल फॉर्मेट पर लेनी है। वो जो डिटेल आप लाएंगे उसको आप डिपार्टमेंट, अंडरराइटिंग डिपार्टमेंट में रेफर कर दीजिए, सपोर्ट ऑफिस में। वहाँ आते ही अंडरराइटर उसको एवेल्युएट करेगा, आपको प्रीमियम के कोड जनरेट करके देगा, और वो कोड अगर एग्रीएबल है तो पॉलिसी सपोर्ट ऑफिस से इशू हो जाएगी। ये जो कमर्शियल पॉलिसी है फायर की, इनको ब्रांचेस से इश्यू करने का सिस्टम अभी तक हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया है और ना अभी कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट बहुत ही वोलेटाइल है, इन द सेंस कि प्राइस कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और फायर की पॉलिसी में इतना डिस्काउंटिंग चल रहा है कि कंपटीशन में रिस्क प्रॉपरली इवेल्युएट नहीं हो पाती है। इसलिए ये अभी अंडरराइटिंग डिपार्टमेंट को भी एवेल्युएट कर रहा है, यहीं से रेटिंग कर रहा है, यहीं से पॉलिसी इशू कर रहा है। तो आपको इंडिविजुअल प्रपोजल को सपोर्ट ऑफिस अंडरराइटिंग डिपार्टमेंट को रेफर करना होगा।
यह है फायर इंश्योरेंस। अब इसमें किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, किसी का भी कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चंस, मैं आपके मेल पर टेस्ट पेपर भेजता हूँ।